तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल स्किल लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 12 के हिंदी यानी कि निबंध को करने वाले हैं और 9 नंबर यानी कि 9 नंबर हम लोग पक्का करने वाले हैं। ठीक है। आज आज है संडे और आज के दिन हम निबंध को देखेंगे। मोस्ट आईएमपी 3 निबंध को देखेंगे जिससे हमारा 9 नंबर पक्का हो जाएंगे। 100% की गारंटी है कि इन तीनों में से जरूर एक आना है। ठीक, इसमें से अगर तीनों में से एक आ गया तो आपका 9 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे निबंध। निबंध कैसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिखा हूँ अगर उस तरह आप लिखते हैं तो 100% है 9 नंबर से 9 नंबर एकदम मिल जाएगा, क्योंकि मैं एकदम टॉपिक वाइज लिखा हूँ और टॉपिक वाइज मैं आपको बताऊंगा कैसे आखिर निबंध लिखा जाता है, किस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए निबंध में चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे निबंध। ठीक, निबंध है हमारा, तो ये आपको नहीं लिखना है, या मैं लिखा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है। अगर पर्यावरण प्रदूषण पे आ गया तो देखिए ये हम लोग पर्यावरण प्रदूषण या समस्या और समाधान पे करने वाले हैं। पर्यावरण प्रदूषण कहिए या प्रदूषण समस्या और समाधान कहिए। ठीक, इसका नाम एक ही है। ठीक, इसको आज हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग रूपरेखा बनाएंगे। अगर आप लोग रूपरेखा नहीं बनाते हैं तो आपका 2 नंबर चला जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। रूपरेखा का मतलब 2 नंबर। ये जो रूपरेखा मैं बनाया हूँ इसका मतलब 2 नंबर। अगर आप रूपरेखा केवल बना देते हैं तो इसका 2 नंबर आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये सब बातें ध्यान दीजिएगा। अगर रूपरेखा नहीं बनाएंगे तो आपका 2 नंबर सीधे चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रूपरेखा। ठीक, रूपरेखा बन गया। रूपरेखा में पहला हेडिंग हमारा होगा प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। ठीक, यानी कि सबसे पहला हमारा हेडिंग क्या बनेगा, प्रस्तावना। प्रस्तावना बन गया। प्रस्तावना के बाद लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार, यानी कि प्रस्तावना का मतलब प्रदूषण के बारे में बताएंगे आखिर प्रदूषण होता क्या है। ठीक, अब इसमें लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार दूसरे हेडिंग में, यानी प्रदूषण के प्रकार, यानी प्रदूषण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। ठीक, समझ रहे हैं। अब देखिए तीसरा होगा प्रदूषण पर नियंत्रण, यानी कि जो प्रदूषण हो रहा है उस पर हम लोग नियंत्रण कैसे पा सकते हैं। ठीक, अब चौथा हम लोग जानेंगे उपसंहार। उपसंहार का मतलब जितना मैंने ऊपर ये हेडिंग बनाकर लिखा उसको एक संक्षिप्त टिप्पणी करके लिखना, उसके बारे में छोटा करके बताना। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ठीक, अब देखिए प्रस्तावना में, प्रस्तावना हेडिंग पहले मैंने डाला, अब प्रस्तावना में लिखेंगे। ठीक है, प्रस्तावना में लिखेंगे, केवल आप लोग इसे देख लीजिएगा और समझ लीजिए अच्छे से, एकदम बढ़िया से लिख लेंगे। ठीक, देखिए प्रस्तावना में लिखेंगे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, यानी कि जो हमारा जीवन है, हमारे जीवन को सुचारू रूप से या अच्छे से चलाने के लिए एक संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है। मान लीजिए जब हमें एक संतुलित वातावरण, शुद्ध वातावरण मिलेगा तभी हमारा जीवन संभव है। यानी कि वही कह रहा है कि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, क्या जो हमारा जीवन है, जीवन को सुचारू रूप से या अच्छे से चलाने के लिए एक संतुलित वातावरण, ठीक, संतुलित वातावरण की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। ठीक, संतुलित वातावरण में, ठीक, संतुलित वातावरण में प्रत्येक घटक एक नियंत्रित निश्चित मात्रा में उपस्थित रहता है। यानी जो संतुलित वातावरण रहता है, यानी कि शुद्ध जो वातावरण होता है उसमें सभी जो तत्व होते हैं एक निश्चित मात्रा में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक, एक निश्चित मात्रा में होते हैं। ठीक, अब देखिए कभी कभी वातावरण का यह संतुलन बिगड़ जाता है। कभी कभी संतुलन का, जो ये हमारा वातावरण है उसका संतुलन बिगड़ जाता है। तो बिगड़ने का कारण क्या है, मनुष्य ही बिगाड़ता है, सब कुछ में मनुष्य ही करता है। मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों के हम लोग काट रहे हैं जिससे हमारे वायुमंडल में वायु की कमी हो जा रही है। ठीक, सबसे बड़ा कारण तो यही है। अब देखिए कभी कभी वातावरण का यह संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक, परिणामतः यानी कि परिणातम, यानी कि उसका परिणाम क्या निकलता है, इस प्रकार वातावरण दूषित हो जाता है। इस प्रकार हमारा जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। ठीक, जिससे सभी जीवधारियों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। जिससे सभी जीवधारियों में देखिए जंतु, जीव जंतु सभी लोग, हम लोग भी, मनुष्य भी, ठीक, के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है, जिसे प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रदूषण। तो मैंने बताया आपको प्रस्तावना में पहले लिखना है आखिर प्रदूषण किसे कहते हैं, तो मैंने प्रदूषण के बारे में बताया और लिखा। ठीक, दूसरा हेडिंग था हमारा प्रदूषण के प्रकार। आखिर जो प्रदूषण के प्रकार होते हैं किस प्रकार से होते हैं। ठीक, तो लिखेंगे प्रदूषण के निम्न प्रकार होते हैं, यानी जो प्रदूषण होता है उसका क्या प्रकार होता है, निम्न प्रकार, यानी कि अनेक प्रकार के होते हैं। पहला देखिए
वायु प्रदूषण, दूसरा है ध्वनि प्रदूषण, तीसरा है जल प्रदूषण, चौथा है मृदा प्रदूषण, ठीक, आदि। प्रदूषण अनेक रूपों में आज विद्यमान है, यानी जो हमारा प्रदूषण है अनेक प्रकार से विद्यमान है, किसमें, हमारे वातावरण में, ठीक। अब देखिए सबसे पहला हेडिंग हम लोग डालेंगे क्या, वायु प्रदूषण, ठीक। वायु प्रदूषण अब देखेंगे, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैसें एक निश्चित अनुपात में उपस्थित हैं, यानी जो हमारा वायुमंडल है उसमें विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं वो निश्चित मात्रा में उपस्थित हैं, ठीक। यानी कि वायुमंडल में जितने भी हमारे गैसें हैं वो निश्चित अनुपात में उपस्थित हैं, जो जीवधारियों द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं, ठीक। मान लीजिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पौधे यानी कि O2 छोड़ते हैं, यानी कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, जो हमारे द्वारा CO2 छोड़ा जाता है वो क्या, हमारे पौधे ग्रहण करते हैं, ठीक है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में, यानी जो हरे पौधे होते हैं, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में भिन्न, यानी कि देखिए हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में निम्न, ठीक है, निम्न क्रिया करके हमें प्राणदायी रूपी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, यानी जो हमारे पौधे होते हैं वो प्रकाश के किरण को लेकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और उसके द्वारा वो क्या देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, जिससे यह वातावरण संतुलित बना रहता है, जिससे कि जो हमारा वातावरण है क्या होता है, संतुलित बना रहता है। किंतु आज की जनसंख्या व भौतिक, ठीक है, आज की जनसंख्या व भौतिक वस्तु की प्राप्ति के कारण से हमारा वातावरण का संतुलन क्या हो गया है, बिगड़ गया है। ये हमारा क्या था, वायु प्रदूषण था। और वायु प्रदूषण में ये भी आप लिख सकते हैं कि पेड़ पौधों की कटाइयों की वजह से भी वायु प्रदूषण होता है। पेड़ पौधे जब कटा जाएंगे तो हमारे जो CO2 होंगे, जो CO2 जो हम लोग छोड़ते हैं वो हमारे वातावरण में ही रहेगा, ठीक। पेड़ पौधे उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे, या जो पेड़ पौधे हैं वो हमें O2 नहीं दे पाएंगे। अगर उनको CO2 नहीं मिलेगा तो हम लोग को O2 दे नहीं पाएंगे, जिससे हमारे सांस लेने में क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकता है, ठीक। अब देखिए दूसरा लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में देखिए, ध्वनि प्रदूषण आज एक नई प्रदूषण समस्या है, यानी जो ध्वनि का प्रदूषण वो एक, जो ये जमाना चल रहा है उसमें एक नई प्रदूषण है, ठीक। आज की वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है किसे, ध्वनि प्रदूषण को, ठीक है। जैसे मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, लाउड स्पीकर इत्यादि से हमारा वातावरण आदि के ध्वनि से दूषित होता जा रहा है। इससे निम्न बीमारियां होती हैं, ठीक। इससे निम्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। यदि, ठीक है, अच्छी तरह, यानी कि बीमारियां होती हैं, अनेक प्रकार की इससे बीमारियां होती हैं, किससे, ध्वनि प्रदूषण से, ठीक। अच्छी तरह नींद न आना, यानी कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसके कारण हमें अच्छी तरह से नींद भी नहीं आती है। पागलपन का शिकार हो जाना, यानी कि जो हमारे ध्वनि प्रदूषण है वो हमारे क्या, कान पर प्रभावित करता है, जिससे हम लोग पागलपन के शिकार भी हो सकते हैं, आदि से होता है क्या, ये ध्वनि प्रदूषण। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा रहेगा जल प्रदूषण, ठीक। अगला हेडिंग जल प्रदूषण। जल प्रदूषण लिखेंगे, सभी जीवधारियों के लिए, ठीक, सभी जीवधारियों के लिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, यानी कि जल क्या कहा जाता है, जल ही जीवन है, यानी कि सभी जीवधारियों के लिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, यानी कि जो जल होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर जल न रहे तो हम लोगों का कल भी नहीं आएगा, ठीक। कहा गया है कि जल है तो कल है, यानी कि जल है तभी कल हमारा आएगा, ठीक। सभी जीवधारी व पेड़ पौधे अपनी क्रिया संपन्न करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, यानी जितने भी जीवधारी होते हैं या हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपने क्रिया करने के लिए निर्भर होते हैं, किस पे, जल पे, ठीक है। जब जल में अनेक प्रकार के खनिज, लवण व तत्व मिल जाते हैं तो जल प्रदूषण हो जाता है, जिससे जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण में ये भी आप कह सकते हैं कि जो फैक्ट्रियों से, कारखानों से निकलने वाले जो हमारे क्या होते हैं, जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उन्हें नदियों, नालों इत्यादि के द्वारा क्या किया जाता है, उसमें बहा दिया जाता है। जब मान लीजिए वो रासायनिक पदार्थों को जब हमारे नदी में, नालों में, तालाबों में जब बहा दिया जाता है तो क्या हो जाता है, जल हमारा क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है, विषैला हो जाता है,
जिसे जो जानवर होते हैं क्या वो वही ना, जो हमारे जानवर होते हैं तालाब नालों झरनों से ही ना पानी पीते हैं। तो जब उससे वो लोग पानी पीते हैं और पानी तो विषैला हो गया क्योंकि रासायनिक पदार्थ उसमें मिल गया है, जिससे वो लोग पीते हैं और अनेक प्रकार की उन्हें बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं और वो मौत की शिकार हो जाते हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही है जल प्रदूषण का। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण में देखिए क्या करेंगे। मृदा प्रदूषण हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे आज के समय में क्या, आज के समय में सभी अत्यधिक, ठीक है, आज के समय में सभी अत्यधिक फलों उत्पादन के लिए निम्न प्रकार के कीटनाशक का दवा प्रयोग कर किया जा रहा है। सही बात है, यानी कि आज के समय में जितने भी फल हो रहे हैं या सब्जी हो रहे हैं सब में कीटनाशक का प्रयोग किया जा रहा है। जितने भी दवाई हैं वो अनेक प्रकार की दवाई प्रयोग किए जा रहे हैं कि जो पैदावार हो क्या हो, अधिक हो, यानी फलों को हो या सब्जी का हो, सबका जो पैदावार हो क्या हो, अच्छा हो, ज़्यादा हो, उसके लिए आदमी क्या कर रहा है, कीटनाशक का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, अब देखिए जिससे मृदा प्रदूषण हो रही है और तो और भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में भी चला जा रहा है। सही बात है, यानी कि मान लीजिए हम लोग जो हमारे गेहूँ होता है, धान होता है, जो भी हमारे होते हैं उसमें कीटनाशक दवा डाला जाता है और वो जो कीटनाशक दवा है मान लीजिए वो हमारे अनाज में जाता है और वो अनाज के जरिए क्या होता है, सब हमारे पेट में यानी कि सब हमारे अंदर ही जाता है, जिससे सभी बीमारियां क्या हो रही हैं, हम ही को हो रही हैं। ठीक है, हम लोग को ही हो रही हैं। अब देखिए अब हम लोग डालेंगे पर्यावरण यानी कि प्रदूषण के कारण, यानी जो प्रदूषण होता है उसका कारण क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे इसका सबसे बड़ा कारण, ठीक है, इसका सबसे बड़ा कारण आज की बढ़ती जनसंख्या है। सही बात है, जी इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो गई है कि जिसके इसका कारण क्या बन गया है, जनसंख्या बन गया है। जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, जो आज ठीक है, जो आज सुरसा, ठीक है, जो आज सुरसा की भांति से अपना मुख फैलाए हैं, सुरसा डाइन कहा जाता है जो, ठीक है, जिससे जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिससे उपरोक्त, ठीक है, उपरोक्त विवेचना से दर्शाए गए हैं क्या नीचे। ठीक है, अब देखिए अब लिखेंगे प्रदूषण के नियंत्रण, यानी जो प्रदूषण होता है उसको नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक, लिखेंगे इस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण दूषित हो जाने पर, ठीक है, इस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण दूषित हो जाने पर आज हमारे समझ एक बड़ी चुनौती आ गई है। हमारे समझ क्या, हमारे समझ यानी पर्यावरण प्रदूषण हो जाने के कारण हमारे समझ एक बड़ी चुनौती आ चुकी है। इस परेशानी के कारण हम सब हैं। ठीक, यानी कि इस सभी परेशानियों का कारण क्या है, सब मनुष्य है, हम ही सब न कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम सबको एक साथ मिलकर, ठीक है, इसलिए हम सबको एक साथ मिलकर निदान करना होगा। निदान करने का मतलब उसको हमें अच्छा करना होगा, सही करना होगा। ठीक है, यही क्या है, निदान करना होगा। ठीक है, अब देखिए पहले प्रदूषण कम होते थे, यानी जो पहले का ज़माना था उसमें क्या होता था, प्रदूषण बहुत ही कम होता था। ठीक है, जो पहले का ज़माना था उसमें क्या होता था, प्रदूषण बहुत ही कम होता था। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं, लिखेंगे परंतु उतने को भी निवारण के लिए यज्ञ आयोजन होता था, यानी कि जो पहले प्रदूषण कम होता था उसके लिए भी क्या किया जाता था, यज्ञ किया जाता था कि जो प्रदूषण हो क्या हो, खत्म हो जाए। ठीक है, जिससे घी तिल आदि से हमारा वातावरण को शुद्ध किया जाता था, परंतु आज यह संभव नहीं है। यानी कि पहले घी तेल इत्यादि से क्या किया जाता था, हमारे पर्यावरण को शुद्ध किया जाता था उसको जलाकर। ठीक है, लेकिन इस समय कुछ नहीं हो रहा है। ठीक, अतः सर्वप्रथम जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा चलाई अन्य नियमों का पालन कर सकेंगे, जिससे आज की पीढ़ी व आने वाली पीढ़ी के लिए सर्वकारी सिद्ध हो। यानी कि अतः हमें अच्छे से यानी कि प्रदूषण नहीं करना चाहिए, जिससे जो हमारा पीढ़ी आने वाला है वो अच्छे से जीवन बिता सके। ठीक है, अब देखिए उपसंहार में लिखेंगे। अब उपसंहार हमारा लास्ट हेडिंग रहेगा उपसंहार। अब उपसंहार में लिखेंगे उपयुक्त, ठीक है, उपयुक्त शिक्षाओं व नियमों को, ठीक है, उपयुक्त शिक्षाओं व नियमों को पालन करके हम सभी वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। ठीक, यानी कि उपयुक्त जो ऊपर बताए गए हैं उसको हम पालन करके क्या कर सकते हैं,
वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। यह समस्या केवल एक देश का ही नहीं है, ठीक है। ये जो समस्या है प्रदूषण का केवल एक देश का नहीं है, पूरे विश्व की समस्या क्या है, पूरे विश्व की, क्योंकि जो कचड़े हैं प्रदूषण है वो सभी विश्व में हैं, ठीक। अतः इसको सामूहिक रूप से दूर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, ठीक है, यानी सामूहिक रूप से क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। सामूहिक रूप से इसको क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को ये वाला एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग अगले निबंध को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अपने दूसरे निबंध को देखते हैं। दूसरा निबंध मोस्ट एमपी है, विज्ञान का चमत्कार। यानी कि जितने भी हम यानी कि 3 निबंध को कराएंगे। पहला पर्यावरण प्रदूषण हो गया, ठीक, या प्रदूषण की समस्या और समाधान हो गया, उसी को कहते हैं। ये हमारा विज्ञान का चमत्कार है, या इसे आप लोग विज्ञान का अभिशाप इत्यादि के नाम से कह सकते हैं, ठीक। और अगला हम लोग करेंगे अनुशासन, यानी कि अनुशासन का महत्व, यानी कि जो अनुशासन होता है उसका महत्व क्या होता है, ठीक है। इन तीनों में से 100% इनमें से एक जरूर आना है, ठीक। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग रूपरेखा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रूपरेखा। रूपरेखा का मतलब क्या होता है, 2 नंबर। यानी कि 12th में क्या होता है, 12th में जो हम लोग रूपरेखा बनाते हैं, रूपरेखा का मतलब 2 नंबर सीधे सीधे। ये 10th वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। क्या 10th वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि जो निबंध होता है 10th में और 12th में सेम ही आता है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा है, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना, ठीक। उसके बाद विज्ञान क्या है, उसके बाद विज्ञान का महत्व, यानी कि जो विज्ञान है उसका महत्व क्या है हमारे जीवन में, ठीक। उसके बाद विज्ञान की प्रवृत्ति एवं विकास, ठीक। उसके बाद उपसंहार। ये हमारा क्या है, रूपरेखा है। तो अगर आप लोग रूपरेखा बनाते हुए लिखते हैं तो बोले एकदम अच्छे से बढ़िया से लिख पाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रस्तावना। देखिएगा एकदम अच्छे से लिखा हूँ, एकदम मस्त अपने भाषा में लिखा हूँ, ठीक है। एकदम बढ़िया से आप लोग को तैयार हो जाएगा 100%, ठीक है। चलिए लिखेंगे, आज का युग विज्ञान का युग है। यानी जो आज का युग है, जो हमारा प्रेजेंट समय चल रहा है, प्रेजेंट समय जो चल रहा है ना, आज का जो युग है क्या है, विज्ञान का युग है। क्या है, विज्ञान का युग है, ठीक है। जो हमारा आज का युग, जो प्रेजेंट समय का युग है, क्या है, विज्ञान का युग है, ठीक है। आदिकाल से लेकर, यानी कि जो हमारा आदिकाल चलता था, आदिकाल से लेकर आज तक जितने भी आविष्कार हुए हैं, यानी कि जो हमारा आदिकाल है, आदिकाल से लेकर आज तक जितने भी आविष्कार हुए हैं वह सब कुछ विज्ञान की ही देन है। जो भी आविष्कार हुआ है उस सबका देन क्या है, विज्ञान है। सब किसने दिया है, विज्ञान ने ही दिया है, ठीक है। वह सब विज्ञान की देन है, यानी कि सब ने सब क्या दिया है, विज्ञान नहीं दिया है। और हम सब भली भांति जानते हैं, यानी कि हम यह बात भली भांति जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। बहुत ही मस्त वर्ड है, इसे आप लोग 100% लिखिएगा, ठीक है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। कहने का अर्थ है जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती जाएगी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी का मतलब होता है जैसे जैसे लोगों की क्या होगा, यानी कि जब सब आवश्यकता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आविष्कार होना शुरू हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे आविष्कार होते चले जाते हैं। यानी कहने का अर्थ है जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती है वैसे वैसे आविष्कार होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला हेडिंग, विज्ञान क्या है। अगला हेडिंग डालेंगे विज्ञान क्या है। ये तो हमारा क्या था, प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन था। अब लिखेंगे विज्ञान, व्हाट इज द साइंस, ठीक है। अब हम लोग विज्ञान के बारे में लिखेंगे। तो दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग रहेगा विज्ञान क्या है, ठीक है। विज्ञान, व्हाट इज द साइंस लिखेंगे। अब विज्ञान क्या है, ठीक है। चलिए लिखते हैं, विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है। यानी जो विज्ञान हमारा है, विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। वी प्लस ज्ञान, जिसका शाब्दिक अर्थ है, बी का अर्थ है क्या, विशेष। बी का क्या अर्थ है, विशेष, ठीक है। देखिएगा एकदम अच्छे से एकदम अपने भाषा में लिखा हूँ, आप लोग को 100% एक ही बार में समझ आएगा, ठीक। विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, बी प्लस ज्ञान, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, वी का अर्थ क्या होता है, विशेष, तथा ज्ञान का अर्थ क्या होता है, जानने वाला, ठीक है। विज्ञान का अर्थ होता है विशेष, विज्ञान, विज्ञान जो है वी, उसमें वी जो है, वी का मतलब क्या होता है, विशेष, ज्ञान का मतलब क्या होता है, जानने वाला, ठीक है। विज्ञान ने हमारे, ठीक है, विज्ञान ने आज हमारे जीवन को इतना आसान बना दिया है। यानी जो विज्ञान है उसने आज हमारे जीवन को इतना आसान बना दिया है, क्योंकि हर एक चीज़ का आविष्कार हो चुका है और हम को एक प्रकार, यानी कि हमें सभी प्रकार की आवश्यकताएं मिल चुकी हैं, ठीक है। कि महीनों की दूरियों को
को कुछ ही दिनों में तय कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा विमान है, जैसे मान लीजिए हमें कहीं जाना है तो उससे हमें बहुत समय लगता था, ट्रेन से इत्यादि जो माध्यम से उससे हम लोग जाते थे। लेकिन इस समय जो विमान का आविष्कार हो चुका है, इत्यादि का आविष्कार हो चुका है, उससे हम लोग एक ही घंटे में 2 घंटे में जहाँ नहीं तहाँ आराम से चले जा रहे हैं। ये सब किसका देन है? विज्ञान का देन है। ठीक है, अब देखिए, तथा लंदन में अपने रिश्तेदारों से बात कर लेते हैं। यानी जो लंदन में है यानी कि मोबाइल के जरिए हम लोग लंदन के जो हमारे क्या हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, उससे हम लोग अच्छी से वीडियो कॉल बात कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कि मनुष्य चंद्रमा पर जा चुका है। यानी कि यहाँ तक कि जो मनुष्य वो चंद्रमा पे जा चुका है तथा मंगलयान पर जाने की क्या कर रहा है? तैयारी कर रहा है। देखिए क्या विज्ञान है, विज्ञान ने क्या कुछ नहीं दिया है हमें, और इसका अभी हम लोग हानि देखेंगे, तब आप लोग देखेंगे कि इसका हानि क्या क्या होता है। ठीक है, यानी कि विज्ञान के चलते हम लोग चंद्रमा पर भी जा चुके हैं और हम लोग मंगलयान पे जाने की तैयारी कर रहे हैं कि अब हम लोग चंद्रमा पे चले गए हैं तो हम लोग मंगलयान पर भी जाएंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा अगला हेडिंग रहेगा विज्ञान का महत्व। आखिर विज्ञान का महत्व क्या होता है? ठीक है, अब लिखेंगे विज्ञान के अनेक महत्व होते हैं। यानी जो विज्ञान होता है उसके अनेक महत्व होते हैं। ठीक है, इसकी सहायता से हम कठिन से कठिन कामों को बहुत ही कम समयों में कर लेते हैं। जहाँ पर 10 लोगों की आवश्यकता थी वहाँ पर केवल एक ही व्यक्ति उस पूरे कार्यों को कर दे रहा है। क्या जो विज्ञान इतना ज़्यादा हमें आवश्यकताएं दे चुका है कि जहाँ पर 10 लोगों को 20 लोगों की ज़रूरत होती तो वहाँ केवल एक ही व्यक्ति कार्य अच्छे से कर ले रहा है। ठीक है, इस आविष्कारों से समय का तो बचत हुआ है परंतु अनेके व्यक्ति बेरोजगार हुए हैं। यही बात है महत्व। देखिए इस काम से जो समय है, हमारा समय तो बच जा रहा है। यानी कि 10 दिन का जो कार्य है कितने एक दिन में ही हो जा रहा है। बट वहाँ पर जितने मजदूर लगते थे 10-20 जितने भी मजदूर लगते थे वो सब क्या हो चुके हैं? बेरोजगार हो चुके हैं, क्योंकि विज्ञान आ चुका है जिससे 10 लोगों का कार्य अकेले क्या कर रहा है? ठीक है, अकेले विज्ञान के द्वारा जो दिया गया है माध्यम उसके द्वारा हो जा रहा है, जिससे जो व्यक्ति क्या है? बेरोजगार हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अगला हेडिंग था हमारा विज्ञान की प्रवृत्ति एवं विकास। यानी कि विज्ञान की प्रवृत्ति एवं विकास। ठीक है, अब लिखेंगे विज्ञान ने बहुत ही तेजी से विकास किया है। यानी जो विज्ञान है हमारा बहुत ही तेजी से क्या किया है? डेवलपमेंट यानी कि विकास किया है। जैसे गृह कार्यों में, अब घर के कार्यों में देखेंगे कि कैसे क्या उसने आविष्कार किया है यानी कि विकास किया है। ठीक है, लिखेंगे विज्ञान गृह कार्यों में भी अनेकों आविष्कार किए। यानी कि जो विज्ञान है, जो हमारा विज्ञान है ना, वो गृह कार्यों में भी अनेकों आविष्कार किया है। ठीक है, जिससे गृहिणियों यानी कि घर में जो काम करने वाले हैं, हमारी माता जी हैं या बहन जी हैं, जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनको ठीक है का कार्य आसान हो गया है। उनका कार्य क्या हो गया है? आसान हो गया है। जैसे रेफ्रिजरेटर यानी कि क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? फ्रिज। ठीक है, वॉशिंग मशीन कपड़े धोने वाला मशीन, और मान लीजिए मसाला वाला मशीन जो है, ठीक है, वो इत्यादि से क्या हो गया? काम और आसान हो चुका है। अब शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे हम लोगों के क्षेत्र में, ठीक, शिक्षा क्षेत्रों में। ठीक, आप देखिए शिक्षा क्षेत्र में लिखेंगे विज्ञान ने शिक्षा क्षेत्र में भी बढ़ोतरी की है। यानी जो विज्ञान है हमारे शिक्षा क्षेत्र में भी अनेकों प्रकार के बढ़ोतरी किया है या विकास किया है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब एआई। ठीक है, एआई। ठीक, रोबोट के आ जाने से बच्चों के पढ़ाई में आसानी हुआ है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई आया है उसके द्वारा जो बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं वो थोड़ा क्या हो गया है? आसान हो गया है। तथा बोर्ड तकनीक की आविष्कार। बोर्ड तकनीक की मतलब हमारा क्या है? ये जो बोर्ड थी, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड पे जो पढ़ाया जा रहा है इस समय की यूट्यूब पर जो चल रहे हैं। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड तकनीक के आविष्कार से बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है। यानी कि जो हमारा स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था है उसके द्वारा बच्चों को अच्छे से बढ़िया से मस्त शिक्षा दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब लिखेंगे संचार क्षेत्रों में। ठीक, जो हमारा विज्ञान है उसके अब लिखेंगे संचार क्षेत्र में। लिखेंगे
विज्ञान ने संचार, ठीक, विज्ञान ने संचार क्षेत्रों में बहुत ही तेजी से प्रगति की है, यानी कि विकास किया है। ठीक है, बहुत ही तेजी से क्या किया है, प्रगति किया है। पहले 1G से, 1G मतलब एक जनरेशन, जी का मतलब क्या होता है, जनरेशन। जैसे हमारे मोबाइल 1G 2G 4G 5G है ना, वो वाला है। ठीक, पहले 1G से शुरू हुआ, ठीक है, पहले 1G से शुरू हुआ तथा 5G, इस समय क्या चल रहा है, 5G तक पहुंच गया है। इतना हाई स्पीड इंटरनेट है, इतना हाई स्पीड नेट, यानी कि इतना तेजी से नेट चल रहा है जिसका अंदाज़ा नहीं था कि इतना तेज नेटवर्क चलेगा। ठीक है, इंटरनेट से वर्चुअल कॉल, यानी कि जो इंटरनेट है उससे वर्चुअल कॉल, वीडियो कॉल इत्यादि हो सकते हैं। यानी जो इंटरनेट है उसके द्वारा अनेकों प्रकार के कॉल हो सकते हैं, वर्चुअल कॉल, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल इत्यादि प्रकार के हमारे कॉल हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग उपसंहार लिखेंगे। अब लिखेंगे उपसंहार। ठीक है, उपसंहार में लिखेंगे सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है, क्या, जो हमारे सिक्का होता है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक चिट होता है, दूसरा पट होता है। ठीक, यानी कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह या उसी प्रकार विज्ञान के भी दो पहलू हैं। क्या है, विज्ञान के भी दो पहलू हैं। सकारात्मक, जिससे हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है, यानी कि सकारात्मक से मतलब यानी कि विज्ञान से हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है। नकारात्मक, जिससे हमने बहुत कुछ खोया है, हमने विज्ञान से अनेकों प्रकार के चीज को खोया भी है। ठीक है, अतः हमें विज्ञान का नियंत्रण, ठीक है, यानी कि अतः हमें विज्ञान का नियंत्रित रूप से प्रयोग करना चाहिए, यानी जो विज्ञान के द्वारा दिया गया जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं तो उसका हमें अच्छे से बढ़िया से नियंत्रित रूप से प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो यह हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। नहीं तो जो हमारा ये है क्या, विज्ञान के द्वारा जो दिए गया माध्यम है, जो आविष्कार है, वो हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा ये तीसरा क्या, अब ये हमारा तीसरा निबंध है अनुशासन का महत्व। अब हम लोग देखेंगे अनुशासन का महत्व। ठीक है, अब अनुशासन के महत्व को देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया कि रूपरेखा बनाएंगे जिससे हमें 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, रूपरेखा में पहले लिखेंगे प्रस्तावना, उसके बाद रहेगा अनुशासन का महत्व, आखिर अनुशासन का महत्व क्यों है, उसके बाद होगा अनुशासन की आवश्यकता, उसके बाद होगा अनुशासन की प्रवृत्ति एवं विकास, उसके बाद उपसंहार। ठीक है, अब देखिए, अब लिखेंगे प्रस्तावना। अनुशासन शब्द, ठीक है, अनुशासन शब्द शासन, यानी कि शासन में अनु यानी कि ये उपसर्ग जो आगे लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, जो बाद यानी कि पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अनुशासन शब्द शासन में अनु, यानी कि ये जो अनु उपसर्ग मतलब आगे लगा है, उपसर्ग जुड़ने से बना है। ठीक है, यानी जो अनुशासन शब्द है शासन में अनु उपसर्ग जुड़ने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शासन के पीछे चलना। जिसका हमारा शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शासन के पीछे चलना। जिस प्रकार हम अपने माता पिता, ठीक, जिस प्रकार हम अपने माता पिता तथा गुरुजनों के आदेशानुसार चलते हैं, स्पष्ट रूप से अपने आप को नियंत्रित रूप से चलना ही अनुशासन कहता है। यानी कि जिस तरह हम अपने माता पिता गुरुजनों के इत्यादि के आदेशानुसार हम लोग कार्य करते हैं, या स्पष्ट है कि जो अपने आप यानी अपने आप को नियंत्रित रूप से चलाना ही क्या है, अनुशासन है। कि हमें कहाँ किस तरह रहना है, किससे किस तरह बातें करना है। ठीक है, ये सब जब हमारे पास अच्छे से हो, ठीक है, तो हमारे पास अनुशासन रहेगा। ठीक है, अब देखिए, लिखेंगे अनुशासन का महत्व। ठीक, लिखेंगे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सही बात है, जो मनुष्य है एक सामाजिक प्राणी है तथा उसके लिए आवश्यक है कि वह अपने समाज में, ठीक है, सामंजस्य, ठीक है, जो हमारे यानी कि जो हमारा समाज है उसमें सामंजस्य स्थापित करे, यानी कि बॉन्डिंग तैयार करे। यानी कि जैसे पड़ोस होते हैं ना, अच्छे से, यानी कि ये ना हो कि लड़ाई वाला व्यवस्था नहीं हो। ठीक, यानी कि अच्छे से जुड़े हों। ठीक है, वो सामंजस्य बैठाना है। ठीक, यदि एक परिवार का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि एक प्रकार का मुखिया ही अनुशासनहीन है तो उसके परिवार में अनुशासनहीनता व्याप्त होगी। सही बात है, यानी मान लीजिए जो घर का मुखिया है अगर वही जो अनुशासन नहीं है उसके पास, तो उसके घर में क्या होगी, अनुशासनहीनता होगी। ठीक, और उस परिवार का विकास नहीं होगा। ठीक, उस परिवार का विकास नहीं होगा, यानी कि उसका विनाश हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार यदि किसी क्रिकेट मैच का कप्तान ही
ये ध्यान दीजिएगा, यदि किसी क्रिकेट मैच का कप्तान ही अनुशासनहीन हो तो उसके सदस्यों के बीच या उसके प्लेयरों के बीच अनुशासन का आशा करना व्यर्थ है, क्योंकि जब अनुशासन उसके कप्तान के पास ही नहीं रहेगा तो जो प्लेयर होंगे उसके पास अनुशासन का आशा करना क्या है, व्यर्थ है, कठिन है। ठीक है, अब देखिए अनुशासन की आवश्यकता, आखिर जो अनुशासन उसकी आवश्यकता क्या है। ठीक, लिखेंगे अनुशासन न होने की स्थिति में, ठीक है, यानी जो अनुशासन है, अनुशासन न होने की स्थिति में चारों ओर अनुशासनहीनता व्याप्त रहती है। यानी जो अनुशासन है न होने की स्थिति में चारों ओर अनुशासनहीनता क्या होती है, व्याप्त होती है। अनुशासन मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है, यानी जो अनुशासन है वो मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है। ठीक है, अनुशासन ही व्यक्ति को महान बनाता है। सही बात है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि अनुशासन ही व्यक्ति को महान बनाता है। ये तो सही बात है, जो अनुशासन है वही व्यक्ति को महान बनाता है। यदि हमारे देखिएगा ये हमारे जो क्या नाम है, उदाहरण देकर बताया जा रहा है, यदि हमारे बॉर्डर पर, ध्यान दीजिएगा, यदि हमारे बॉर्डर पर सैनिकों का मालिक ही अनुशासनहीन हो तो सैनिकों के बीच अनुशासनहीनता व्याप्त होगी और हमारे देश पर खतरा बना रहेगा। क्या, हमारे देश पर खतरा बना रहेगा, क्योंकि अनुशासनहीनता अगर मान लीजिए मालिक के पास ही अनुशासनहीनता हो तो जो वहाँ के रहने वाले सदस्य होंगे उनके पास तो 100% है कि अनुशासनहीनता रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा अगला हेडिंग रहेगा अनुशासन की प्रवृत्ति एवं विकास। ठीक है, अब इसमें हम लोग लिखेंगे अनुशासन मनुष्य के आंतरिक चेतना का प्रमाण है। यानी जो अनुशासन होता है, ठीक है, जो अनुशासन होता है मनुष्य के आंतरिक चेतना का प्रमाण होता है। हमें अपने के साथ साथ क्या, हमें अपने के साथ साथ अपने बच्चों को भी अनुशासित करना चाहिए। सही बात है, हमें अपने के साथ साथ अपने बच्चों को भी क्या करना चाहिए, अनुशासित करना चाहिए। एक बच्चे का प्रारंभ उसके परिवार से होता है। सही बात है, एक बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा होता है, उसका जो प्रारंभ होता है वो क्या होता है, अपने परिवार से ही होता है। ठीक है, अपने परिवार से ही होता है। यदि उसका क्या होता है, यदि उसका परिवार अच्छा होगा तो वह अच्छा अनुशासित बनेगा। ठीक, यानी कि अगर उसका परिवार अच्छा होगा तो बच्चा क्या होगा, अनुशासित बनेगा तथा दूसरों को भी अनुशासित करेगा। सही बात है, अगर वो बच्चे के परिवार जो अच्छा है तो बच्चा भी अच्छा होगा और दूसरों को भी क्या बनाएगा, अच्छा बनाएगा। और यदि उसके परिवार का अनुशासन बुरा है तो वह बच्चा बुरा होगा तथा दूसरों को भी बुरा बनाएगा। सही बात है, अगर उसके परिवार में अच्छे लोग नहीं हैं तो उस पर प्रभाव क्या पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा और वो दूसरों को भी बुरा बनाएगा। ठीक है, यही हमारा इसका कहना है। अब चलिए हम अगला हेडिंग लिखेंगे अब हमारा अगला हेडिंग है उपसंहार। ठीक है, अब उपसंहार में देखिए क्या लिखेंगे, उपसंहार में लिखेंगे अनुशासन ही व्यक्ति को महान बनाती है। ठीक है, जो अनुशासन है, अनुशासन ही क्या करता है, व्यक्ति को महान बनाता है। जैसे दयानंद शास्त्री, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय इत्यादि जैसे लोग अनुशासित थे। क्या थे, अनुशासित थे तथा दूसरों को भी अनुशासित किए, तथा दूसरों को भी क्या किए, अनुशासित किए। इसलिए इनका, ठीक है, इसलिए इनका आज भी नाम अमर है तथा बाद में भी अमर रहेगा। इसलिए इन लोगों का नाम अभी तक चलता है, क्या, हमारे भारत में। ठीक है, अच्छे से बढ़िया से चलता है। इसलिए हमें अनुशासित बनना चाहिए, इसलिए हमें अच्छे से अनुशासित होना चाहिए। तो ये दोस्तों हमारे अनुशासन के महत्व पर क्या था, निबंध था। तो आशा करता हूँ आप लोग को एकदम अच्छे से बढ़िया से समझ में आया होगा। यदि आप ये तीनों निबंध को तैयार कर लेते हैं तो 100% है कि आप लोग एकदम अच्छे से अच्छा नंबर गेन कर जाएंगे। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों। इसलिए मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग इसको देखकर 9 नंबर एकदम 100% है, पक्का कर लेंगे। तो जय हिंद, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज हम लोग यानी कि मॉडल पेपर को भी करेंगे। ठीक है, शाम तक हम लोग मॉडल पेपर को भी सॉल्व करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।